आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, एन स्लिट डिफ्रैक्शन, रैले क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये चीज़ें हम डिफ्रैक्शन में जो है वो डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन में सबसे पहले बात आती है आखिर डिफ्रैक्शन होता क्या। क्योंकि अगर हम देखें न्यूटन्स लॉ की अगर हम बात करें तो न्यूटन जो है वो पार्टिकल थ्योरी के मानने वाले थे और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है और स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। स्ट्रेट लाइन पाथ में चलने का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज लाइट अगर ये मूव कर रही है और अगर ये किसी ऑब्स्टेकल की शार्प एज से टकराई तो लाइट जो है वो सीधी निकल जाएगी। यानी स्क्रीन पर अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लाइट है, तो स्क्रीन पर लगभग जो है ऑब्जेक्ट के साइज की ही शैडो बनेगी। लाइट बेंट नहीं होती अपने पास। लेकिन देखने में क्या आता है कि जब भी लाइट के किसी ऑब्स्टेकल की शार्प एज से टकराती है तो वो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर कर जाती है और उसके जो साइज है ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो छोटा बनता है। मीन्स ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में लाइट एंटर कर जाती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। शार्प एज से टकराकर लाइट का बेंड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इसमें एक खास तरह का पैटर्न देखने में आता है और वो ज़्यादातर आप लोगों ने जैसे क्लाउड से सनलाइट आती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो ड्यू टू डिफ्रैक्शन है। और कभी कभार अगर आप देखें, आप अपनी आँखों का एपर्चर जो है, जो पलकें हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करिए तो एपर्चर छोटा करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपको कलर्स से दिखने लगते हैं। आईलिड से पास होकर आते हुए लाइट के कलर से दिखने लगते हैं, देखते हैं ना, तो वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की शार्प एज से टकराने पर लाइट का ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में बेंड होना जो है ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। डिफ्रैक्शन मेनली टू टाइप्स का होता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि है जिस सोर्स से आती है और ऑब्जेक्ट जहां पर हमें डिफ्रैक्शन कराना है और स्क्रीन जहां पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करना है, ये तीनों ही जो है फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। मीन्स इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें विदाउट यूज ऑफ लेंसेज मिल जाता है। सोर्स और स्लिट, इसके बीच में हमें किसी भी लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही स्लिट और स्क्रीन के बीच में किसी लेंस की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल जो है स्लिट, सोर्स और स्क्रीन की डिस्टेंस फाइनाइट होने पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है कि लाइट जो है वो इनफाइनाइट सोर्स से आती है। मीन्स सोर्स काफ़ी डिस्टेंट होता है और स्क्रीन भी काफ़ी दूर रखी होती है। तो स्लिट, सोर्स और स्क्रीन तीनों ही काफ़ी दूर दूर होती हैं। मीन्स हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। सोर्स और स्लिट के बीच में हम लेंस लगाते हैं और पैटर्न लेने के लिए स्लिट और स्क्रीन के बीच में लेंस लगाते हैं। तो इस तरह का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है जिसमें सोर्स और स्लिट एंड स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, उस तरह के डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। यहाँ हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे
फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी 3 तरीके का देखने में मिलता है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही स्लिट से डिफ्रैक्शन कराया जाता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया जाता है। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, जिसमें हम डबल स्लिट 2 स्लिट यूज करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए, और एन स्लिट डिफ्रैक्शन जिसमें हमें एन स्लिट यूज करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को हमने, ये एक सिंगल स्लिट है, इस पर डाला और स्क्रीन पर हमें अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स देखने में मिलते हैं, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाता है। इंटरफ्रेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में बड़ा ही बेसिक डिफरेंस होता है कि इंटरफ्रेंस पैटर्न में जैसे जैसे हम सेंटर से टुवार्ड्स एंड मूव करते चले जाते हैं, इंटेंसिटी में, बेंड की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं डिफ्रैक्शन पैटर्न में बेंड की इंटेंसिटी, जैसा आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिक्रीज करती चली जाती है। मीन्स इंटरफ्रेंस में चाहे पहले नंबर का बेंड है या 100 नंबर का बेंड है, दोनों की इंटेंसिटी सेम रहती है, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में हर स्टेप पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ ये इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज होती है, इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए आज का, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। और ये फिगर बना लीजिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। ये सोर्स है, सोर्स से आने वाली लाइट लेंस पर डालकर पैरेलल रेज में कन्वर्ट की जाती है। ये पैरेलल रेज स्लिट जो ए और बी है, इसके ऊपर डाली जाती है। स्लिट ए और बी जो है इसके ऊपर डाली जाती है। स्लिट की विड्थ हमने स्मॉल ई कंसीडर कर ली है, स्मॉल ई विड्थ की स्लिट है, तो इसके ऊपर ये लाइट पैरेलल डाली जाती है। मोस्टली जो रेज स्लिट से सीधी पास हो जाती हैं, वो पॉइंट ओ पर लेंस की हेल्प से फोकस कर ली जाती हैं, और पी पॉइंट पर सपोज हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करना है, तो थीटा एंगल से डिफ्रैक्टेड लाइट, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा एंगल से डिफ्रैक्टेड लाइट को पी पॉइंट पर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए फोकस कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है, और ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पाथ डिफरेंस चाहिए होता है या फेज डिफरेंस चाहिए होता है। तो पाथ डिफरेंस को स्टडी करने के लिए हमने ए पॉइंट से एक नॉर्मल इस बीपी रे के ऊपर डाला, जो सपोज इसे किसी पॉइंट एन पे कट कर रहा है। तो ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो बियॉन्ड ए बी रे का पाथ सेम है, बियॉन्ड ए एन रे का पाथ सेम है, यानी इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो बी एन का है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे पैटर्न को स्टडी करेंगे। फिगर बना लीजिए। बन गया सभी का? थोड़ा सा टिपिकल। नो सर। हाँ बना लो बना लो। स्लिट सॉलिड बनाना, और ये स्लिट के बीच में आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन जो दिखाई हुई है, ये इन एक्चुअल में थीटा एंगल को दिखाने के लिए बनाई हुई है।
बन गया? नो सर, बना रहे हैं। यस सर, बन गया। चलिए तो फिर कैलकुलेट करना शुरू करें। तो देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि हमें पार्ट डिफरेंस चाहिए। डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करने के लिए फ्रॉम फिगर द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, फ्रॉम फिगर द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, जैसा मैं बता रहा था कितना है, bn, तो bn इक्वल्स टू ab sin थीटा। यस। और ab की वैल्यू कितनी है, ab की वैल्यू कितनी बताई है मैंने, स्मॉल e। तो e sin थीटा जो है ये आपका पार्ट डिफरेंस हो गया। तो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, द करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आप जानते हो कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। तो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू e sin थीटा। इतना फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, किन रे के बीच में, AP रे के बीच में और BP रे के बीच में, इतना फेज डिफरेंस है, इतने का पार्ट डिफरेंस है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यस सर। अब हम यस ये सर। कंसीडर कर रहे हैं, अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस A और B के बीच में, क्योंकि सिंगल स्लिट है तो खाली स्पेस है, हाँ, तो इतने बीच में हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि हमने इसे n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो स्लिट का बीच वाला पोर्शन है इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो n इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ से n इक्वल एम्पलीट्यूड की वेव निकलेंगी बाहर, तो हमारा ये कंसीडरेशन है कि इस A और B के बीच में से A एम्पलीट्यूड की n वेव्स बाहर आ रही हैं, जो कि P पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, इस P पॉइंट पर आकर मिल रही हैं।
ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, यस यस सर। इतना सा कंसिडरेशन है, ये समझ में आ गया कि ए और बी के बीच में हमने मान लिया कि एन वेव्स निकल कर आ रही हैं जिनका कि एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉल ए है। ठीक है, तो देखो ए और बी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई ओवर लैम्डा है, ई साइन थीटा, 2 पाई ओवर लैम्डा ई साइन थीटा। इतनी चीज क्लियर ए और बी के बीच में। तो ये जो एन वेव्स हैं, इन एन वेव्स की किसी भी दो कंसेक्यूटिव वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, अगर मैं उसे डी से डिनोट कर रहा हूं तो ये फेज डिफरेंस कितना होगा? ऐसे समझ लो जैसे ये वेव है और ये वेव है, इतने बीच में डेल्टा है। ठीक है, इतने बीच में डेल्टा है और इतने बीच में मैंने ये एन वेव्स में ब्रेक कर लिया। इतने बीच में मैंने ये एन वेव्स में इसको ब्रेक कर लिया, तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा अगर मैं उसे डी से डिनोट कर रहा हूं तो? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। डेल्टा साइन थीटा। सिंपल डेल्टा बाई एन, सिंपल डेल्टा बाई एन होगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये डेल्टा की वैल्यू 10 है, ठीक है, और मैंने इसे 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो किन्हीं भी दो के बीच में कितना आएगा? सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और मैं इसे 5 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो कितने बनेंगे यहाँ के बीच में? किन्हीं भी दो के बीच में कितना होगा? 5 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, 5 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ इक्वल पार्ट में, तो किन्हीं भी दो पार्ट के बीच में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 2 सर दो सेंटीमीटर। दो का होगा। 2 कैसे निकाला ये आपने? तो डिवाइड। सर 10 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं 10 को डेल्टा कहूँ और 5 को एन कहूँ तो कितना होगा किसी भी दो कंसेक्यूटिव के बीच में? डेल्टा बाई एन। 2। यही तो लिखा है, डेल्टा बाई 2 होगा, एन होगा, यही तो लिखा है, यही तो मैं कह रहा हूँ यस कि सर। डेल्टा यस है। सर। ठीक है, और इसको मैंने एन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो किन्हीं भी दो के बीच में, किन्हीं भी दो के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा अगर मैं उसे डी से डिनोट कर रहा हूं, तो डेल्टा बाई एन। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो कितनी है ये वैल्यू? 2 2 पाई पाई ई साइन साइन थीटा थीटा अपॉन एन लैम्डा। अपॉन एन लैम्डा। इतना इन दो कंसेक्यूटिव वेव के बीच में फेज डिफरेंस होगा, यानी एन वेव स्मॉल ए एम्पलीट्यूड की जिनके की बीच में डी का फेज डिफरेंस है, ये पी पॉइंट पर आकर मिल रही हैं सारी। तो एन वेव के सुपर इम्पोजिशन का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का, hence the resultant amplitude at P R will be equals to, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये याद रखना पड़ेगा, इसे एन सिंपल हार्मोनिसिटी का फॉर्मूला बोलते हैं। तो R जो होता है ये होता है जब एन वेव आकर सुपर इम्पोज होती है, तो ये फॉर्मूला होता है ए साइन एन डी बाई टू, ये एन वेव के सुपर इम्पोजिशन का फॉर्मूला है साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू। तो पी पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम, डी बाई टू, और अगर हम वैल्यू रखें
डी की वैल्यू रखें तो आर की वैल्यू आएगी आर इक्वल्स टू ए साइन, देखो एन डी बाई टू, तो एन का मल्टीप्लाई होगा तो एन से एन कट जाएगा, 2 है 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई ई साइन थीटा, डी की वैल्यू रख दें तो पाई ई साइन थीटा ओवर लैम्डा अपॉन साइन डी बाई 2 है, तो मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई ई साइन थीटा पाई ई साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा, एन नहीं कैंसिल होगा इस बार, और इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया कि हमने पाई ई साइन थीटा को कंसीडर कर लिया अल्फा, लेट अल्फा इक्वल्स टू पाई ई साइन थीटा ओवर लैम्डा, तो ये वैल्यू अगर हम रखें तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा ओवर एन, साइन अल्फा ओवर एन। तो देखो अल्फा की वैल्यू एन से डिवाइड हो रही है तो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी साइन अल्फा ओवर एन जो है ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो हम इसको अल्फा ओवर एन रख सकते हैं, as sin alpha over n is very small. ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू एन ए साइन अल्फा ओवर अल्फा, एन ए साइन अल्फा ओवर अल्फा, एन ए क्योंकि ए स्मॉल ए एम्पलीट्यूड है एक वेव का, एन वेव्स का एम्पलीट्यूड मिलकर इन दोनों के बीच की जो वेव है इसके एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, और सपोज हम उसे अगर कैपिटल ए मान लें तो इसको हम कैपिटल ए से रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स कैपिटल ए जो है वो एन ए के इक्वल है, तो ए साइन अल्फा ओवर अल्फा, इतना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो पी पॉइंट पर बनेगा वेव का। तो इंटेंसिटी कितनी बनेगी? इंटेंसिटी क्या होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी हो जाएगी I इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है ना, इक्वल्स टू ए साइन अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये आपके रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई पी पॉइंट। इस इंटेंसिटी से हम जो है लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे
कि कैसे जो है इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो इससे हम निकालेंगे कहां पर मैक्सिमम मिलेगा, कहां पर मिनिमम मिलेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? सर जो ऊपर लिखा है d Yes, इक्वल टू डेल्टा अपॉन n, सर वो एम्पलीट्यूड क्या था सर, उसको क्या कह रहे थे आप? एम्पलीट्यूड नहीं है बेटा, ये फेज का है। अच्छा सर, फेस फॉर पॉइंट P ऐसे करके। जब मैंने बताया था तब कहाँ चला गया था, फिर से समझ। यहाँ से यहाँ तक सपोज वेव है, इसके बीच में डेल्टा फेज डिफरेंस है, और इतने बीच में मैं मान रहा हूं कि n वेव्स निकल कर जा रही हैं। तो किन्हीं भी दो वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? सर डेल्टा बाई n। वही तो लिखा है, अच्छा ये फेज है, क्योंकि ये फेज का टर्म आता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड में, कि वो दोनों वेव के बीच में कितना फेज है। तो चलिए ये आ गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबका। yes, sir. चलिए तो अब Yes, देखते हैं कहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, कहां पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि वही पैटर्न डिफाइन करेगी। चलिए केस 1 फॉर मिनिमा। फॉर मिनिमा इंटेंसिटी शुड बी जीरो। मिनिमा के लिए तो इंटेंसिटी जीरो होती है। हाँ, आई विल बी इक्वल टू जीरो, यस सर। यानी ए साइन अल्फा ओवर अल्फा की वैल्यू जो है ये जीरो होनी चाहिए। आई होल स्क्वायर है ना इसका, होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या ए साइन अल्फा ओवर अल्फा शुड बी जीरो। तो ये कब जीरो होगा? जब साइन अल्फा जीरो होगा। यानी मिनिमा के लिए जो है वो साइन अल्फा की वैल्यू जो है ये जीरो होनी चाहिए। और साइन अल्फा कहां पर जीरो होगा? जब अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस एम पाई हो। इन वैल्यूज पर इंटेंसिटी जीरो होगी। अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई। और अगर हम अल्फा की वैल्यू रख दें तो इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस हमें मालूम पड़ जाएगा। अल्फा की वैल्यू है पाई ई साइन थीटा ओवर लैम्डा लैम्डा। इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ई साइन थीटा क्या है? पार्ट डिफरेंस, यानी पार्ट डिफरेंस प्लस माइनस एम लैम्डा हो, वेयर एम इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। एम की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये इक्वेशन जो है साइन अल्फा ओवर अल्फा जो है ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी। तो इसलिए m की वो सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट जीरो, 1 2 3 एंड सो ऑन। इन वैल्यूज पर हमें मिनिमा मिलेगा। मिनिमा क्लियर हो गया? कहाँ मिलेगा? हाँ, 1 Yes, 2 sir. 3 अब मैक्सिमा ढूंढते हैं। मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? केस सेकंड।
मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, मीन्स फॉर मैक्सिमा अब मैक्सिमा कैसे निकले, मैक्सिमा निकलेगा साथ DI ओवर डी अल्फा इक्वल्स टू 0 रखने से, DI ओवर डी अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 0, इससे मैक्सिमा निकलेगा। तो DI ओवर डी अल्फा की वैल्यू आप जब रखेंगे तो ये क्या हो गया, D ओवर डी अल्फा A स्क्वायर साइन अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा। इन वैल्यूज पर आपके मैक्सिमम मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो ये कौन सी वैल्यूज होंगी अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा? अगर ये आपको मालूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ही ग्राफ पेपर पर अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लॉट करना पड़ेगा। मीन्स y इक्वल्स टू अल्फा और y इक्वल्स टू 10 अल्फा को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। जहां जहां पर ये पॉइंट एक दूसरे को कट करेंगे वहां वहां पर अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा होगा। सिंपल यही टेक्निक है ना। जहां जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे वहां वहां पर अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा होगा। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं आप देख सकते हैं इस ग्राफ से। ये अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू π/2 पे कट नहीं हो रही, लगभग 3π/2 जो है, नियर बाई 3π/2 ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा 5π/2, इस पर आपको मैक्सिमम मिलेगा नियर बाई 7π/2, इस पर आपको मैक्सिमम मिलेगा एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज पर आपको जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो हम किसी भी, क्योंकि इंटेंसिटी की इक्वेशन देखिए ये है हमारे पास, तो अल्फा की वैल्यू हमें ये मालूम पड़ गई कि इन वैल्यूज पर मैक्सिमा है। इन वैल्यूज को इंटेंसिटी की इन इक्वेशन में रखकर हम निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी कितनी होगी। तो अगर हम इन वैल्यूज को इंटेंसिटी की इक्वेशन में रखें तो हम देख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है I0 रखने पर जो बनेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी बनेगी दैट विल बी A स्क्वायर, और ये देखो साइन 0/0 फॉर्म बन गई है। साइन अल्फा ओवर अल्फा जो है वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी 0 रखने पर। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तब इसे सॉल्व करेंगे। तो साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस अल्फा बन जाएगा, और अल्फा का डिफरेंशिएशन 1, तो A स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा, और
अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मीन्स ए स्क्वायर। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी ए स्क्वायर इंटेंसिटी होगी। फिर आपके फर्स्ट मैक्सिमा होगा कब, अल्फा इक्वल्स टू 3π/2 पर। तो अगर अल्फा की वैल्यू 3π/2 रखें तो ये इस इक्वेशन बनेगी sin 3π/2 अपॉन 3π/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4a² ओवर 9π²। या अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1/22। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू जो है, सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो तो a² है, सॉरी 22, लेकिन जो आपका फर्स्ट मैक्सिमा बना उसकी वैल्यू देखिए वो एकदम से घट के जो है वो 22 आ गई, यानी सेंट्रल मैक्सिमा का 1/22 होता है फर्स्ट में। इसी तरह से I2 अगर आप निकालें तो I2 की वैल्यू जो है सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा जो है इसकी वैल्यू आएगी 4a² ओवर 5 है 25π²। और इसको अगर कैलकुलेट करें, सॉरी π² है ये, तो ये वैल्यू आती है 1/161, वो सॉरी 1/61 इतना। तो अगर हम इंटेंसिटी का रेशियो निकालें, मीन्स I0 रेशियो I2 रेशियो I3, तो अगर हम इंटेंसिटीज का रेशियो निकालें I2 रेशियो I3, तो ये रेशियो देखने में आता है 1, ए तो कैंसिल, a² तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 अपॉन 9π², रेशियो 4 अपॉन 25π², रेशियो 4 अपॉन 49π², एंड सो ऑन। और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज लिखूं, मीन्स 1/121, 1/122, रेशियो 1/61, रेशियो 1/121, एंड सो ऑन। तो ये इंटेंसिटी के बीच में रेशियो होता है। यानी अगर हम इसकी आईडी कैरेक्टरिस्टिक्स या आईडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आईडी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करें, मीन्स इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं, तो देखिए वो कर्व कुछ इस तरह से आता है कि हमने एक्स एक्सिस पर तो अल्फा रख लिया, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, सीधी कर लेते हैं इसे, फिर भी काफी सीधी है। तो एक्स एक्सिस पर तो हमने अल्फा रख लिया, वाई एक्सिस पे हमने आई रख लिया। अल्फा एंगल है 0, पाई, 2π,
3 पाई इधर हम रखें तो माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई इस तरफ रख लिया हमने राइट लेफ्ट साइड में। जीरो पर कितनी इंटेंसिटी है? जीरो पर आप देख रहे हो 1 है, मैक्सिमम है ए स्क्वायर, तो ये हमने मैक्सिमम रख लिया सब। पाई पर आप देख रहे हो कि पाई पर आपको जीरो मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, देख रहे हो ना, पाई पर मिनिमा मिल रहा है 1 पाई पर। तो ये देखो ये बना हुआ है यहाँ पर, यहीं पर देख लेते हैं कर्व को, या बना देते हैं चलो। तो पाई पर ये आपके मिनिमा मिल गया। फिर इंटेंसिटी जो है 1/122 है, यानी जो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है इसका इतना है, और 2 पाई पर फिर मिनिमा मिल गया। और फिर इंटेंसिटी 1/61 है, यानी उठते ही बैठ जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा की 1/61 है और 121 तो उठ ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये बनता है। ये इंटेंसिटी, ये जीरो एंगल है आपका। तो इस तरह से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। लाउवे ने भी इसी रेशो से, जो लाउवे स्पॉट बने थे उनकी इंटेंसिटी का रेशो कैलकुलेट करके चेक किया, तो वो रेशो इस रेशो से मैच करता था। इससे वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि वहाँ जो ZNS से रिफ्लेक्ट होकर एक्सरे आ रही हैं वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रही हैं। डी ब्रोगली का भी डेविंसन एंड जर्मर का भी जो इंटेंसिटी रेशियो था वो यही रेशियो था, जिससे वो कंक्लूड किए कि जो लाइट रेज है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है। तो ये आपके सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन था। तो आज यहाँ इतना ही रखते हैं, इस पर फिर चलिए आज इतना ही रखते हैं।